पहला क्वेश्चन था हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट, और ये हमने कहा है 95% इथाइल अल्कोहल एंड रिमेनिंग वाटर। ठीक है, इट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वैसे तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट देखूं मैं आपको कितना ध्यान है। बेटा विजय बताना एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। हम भूल गए, आप भूल गए। नेक्स्ट रो बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर याद नहीं है, याद नहीं। एजियोट्रोपिक इधर बेटा फर्स्ट वन। अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जो बचे हुए बच्चों ने कोई दिक्कत नहीं करे, इतो को नहीं आता हमें भी नहीं आता, कौन सी बड़ी बात है। नहीं हम कौन से तोपची, अगर ये सब फेल है हम भी फेल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर, हद हो गई बेटा। बोल नेक्स्ट लास्ट। वेरी गुड। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहलाते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जिसमें दोनों कंपोनेंट इकट्ठे बॉईल करते हैं, इकट्ठे कंडेंस होते हैं। दे कांट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर जो होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ शो करता है। जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके एजियोट्रोप्स कहलाते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे आप। आपने लिखा है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट, 95% इथाइल अल्कोहल रिमेनिंग वाटर इज रेक्टिफाइड स्प्रिट। इट इज अ लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। It is a low boiling azeotrope, that is low boiling azeotrope क्या होते हैं? It is a low boiling azeotrope, that is it shows positive deviation from Ramm's law. It shows positive deviation from Ramm's law. ठीक है, अगर आपने आर लॉ लिखा है तो राम लॉ, राउट लॉ समझ में आ रहा। हाँ बाहर आ जाओ। ठीक है, कई लोग अभी भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, राम कृष्ण बोले बड़े हैं। इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। डन। अब अगर हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट बन गया है तो ये वाटर इससे कैसे हटाएंगे बेटा? क्या रिएजेंट लें कि इस मिक्सचर से ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाए? क्या हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं? तो आपको अगर याद हो, रेक्टिफाइड स्प्रिट या एजियोट्रोपिक मिक्सचर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कुछ नहीं होगा। मतलब बोथ विल बॉइल टुगेदर, बोथ विल कंडेंस टुगेदर, तो सेपरेट नहीं होंगे। तो एजियोट्रोप कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। यहां बाहर से बेंजीन ऐड करके तब सेपरेट किया जाता है। जैसे ही बेंजीन ऐड करते हैं तो ये रेशियो बिगड़ जाता है 95 और 5 का, और जब एजियोट्रोप नहीं रहा तो सेपरेट हो सकता है। तो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन मतलब कुछ और चीज ऐड करके तब सेपरेट करते हैं, सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं होता। दूसरा एक रिएजेंट है जिसका नाम है क्विक लाइम। अगर हम इसमें क्विक लाइम ऐड करेंगे तब भी हम 100% इथाइल अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं। 100% इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज इट इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। इट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट कोई कंपनी नहीं है, बाद में कहो एब्सोल्यूट एक कंपनी भी आती है। ठीक है, इट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट नाम से क्या आता है यार? कुछ आता है ना अल्कोहल में, ड्रिंक में कुछ आता है? नहीं, अगर मैं कह रहा हूं पोटेशियम साइनाइड पॉइजनस है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाया है तब बता रहा हूं। हाँ देखा, अब आ रहा निकल के। देखो जल्दी से बेटा, अगला पॉइंट हम क्या लिखाने जा रहे हैं आपको दिमाग में? नहीं बता दूं। ठीक है, देखो बेटा यहां पे अगला पॉइंट हम क्या बताने जा रहे हैं कि इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन होगा। तो अगला पॉइंट लिखें, दिस मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। दिस मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन बाय एडिंग बेंजीन। दिस मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन बाय एडिंग बेंजीन। ठीक है, अगला पॉइंट, अल्कोहल्स कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग क्विक लाइम। अल्कोहल कैन बी ड्राइड कहने का मतलब यहां मेरा है मॉइस्चर हटाना, वाटर हटाना। ड्राइड का मतलब ये नहीं है सुखा देना। अल्कोहल कैन बी ड्राइड, यहां ड्राइड कहने का मतलब, अंग्रेजी थोड़ी पुअर है इसलिए बता रहा हूं, ड्राइड कहने का मेरा मतलब सुखाना से नहीं है। मतलब आपको कोई और वर्ड मालूम है तो वो लिख लीजिए। द मॉइस्चर ऑफ अल्कोहल, या ये अल्कोहल
से ये वाटर कैसे हटाएंगे, उसके लिए मैंने ड्राई वर्ड बोल दिया है। अल्कोहल कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग क्विक लाइम। ठीक है, हमारे कोर्स में दो चीजें जो क्विक लाइम से ड्राई की जाती हैं, एक अमोनिया और एक ये। ठीक है, क्विक लाइम इज एनहाइड्रस CO। ठीक, अगला पॉइंट। अच्छा, आप पूरा सेंटेंस कर लो, अल्कोहल कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग क्विक लाइम। ठीक है, टू मेक इट 100% अल्कोहल, ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% जो इथाइल अल्कोहल है ना, वो एब्सोल्यूट अल्कोहल नाम से ही बेचा जाता है। इसमें एब्सोल्यूट नाम से मुझे कोई ड्रिंक भी याद आ रहा था, पता नहीं क्या, शायद कोई विस्की का ब्रांड है, क्या है कुछ ऐसा, मतलब किताबों में है इसलिए कह रहा हूँ। आता है ना बुक में, जैसे अब इसी में लास्ट चैप्टर डेटॉल है। अब ये कहो डेटॉल कैसे पता होगा? अच्छा, कॉमन चीज। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बेटा एक है पावर अल्कोहल। अब बेटा इधर देख लें, पावर अल्कोहल। चलो बच्चों इस पे आ जाओ। व्हाट इज पावर अल्कोहल? किसी को ध्यान है? पावर अल्कोहल बेसिकली ये सब आप जानते हो, आप लोग यूज भी करते हो पावर अल्कोहल, लेकिन आप लोगों को यूजुअली पता नहीं होता कि ये पावर अल्कोहल है। ठीक है, यूजुअली आप लोग अगर कोई भी व्हीकल चलाते हो तो पेट्रोल दो तरह का इंडिया में मिलता है, एक स्पीड के नाम से या किसी और नाम से। तो वो जो पावर पेट्रोल होता है वही पावर अल्कोहल होता है। यूजुअली इंडिया जैसी कंट्री में लगभग 10% तक इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं पेट्रोल में। 10% इथाइल अल्कोहल, रिमेनिंग पेट्रोल होता है, उसे पावर अल्कोहल कह सकते हैं। या हमारी बुक्स में जो लिखा है वो 20 एंड 70 या 80 का है रखा है कि 80% पेट्रोल है, और कई जगह 3 पार्ट्स 1 पार्ट भी लिखा है। तो मतलब ये वेरिएबल है, 20 to 25% इथाइल अल्कोहल एंड रिमेनिंग पेट्रोल इज नोन एज पावर अल्कोहल। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? ये अगर आपको मालूम है, पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। पेट्रोल की जो एक ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है, दैट इज माइलेज कह लें गाड़ी के टर्म्स में जब हम कहते हैं, तो इंजन को हार्म कम करता है, मोर वॉलेटाइल है, कंबस्टाइल है, एनर्जी भी देता होगा, व्हाटएवर। फिलहाल इस मिक्सचर को हम कहते हैं पावर। ठीक है, हम याद कराने के लिए कैसे कहते हैं कि एग्जाम में आके गलती ना हो कि इसमें क्या चीज क्या है। तो जैसे अभी मैंने लिखा है तो 4 पार्ट रेशियो 1 लिखा है कि 1 पार्ट इथाइल अल्कोहल एंड 4 पार्ट पेट्रोल इज दिस। ठीक है, या कई जगह 3 and 1 लिखा हुआ है बुक्स में, व्हाटएवर। अब एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए 1 कौन 3 कौन, याद रहेगा। तो प्रैक्टिकल बात है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला के अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, गाड़ी लहरानी नहीं है, हॉस्पिटल तक लैंड नहीं करना है। ये 1 पार्टी बहुत है, ये ज्यादा पार्ट है। इज इट क्लियर? मतलब अगर ये ज्यादा पार्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो याद रखने के लिए आप फनी टोन में याद रख सकते हैं। अब ये कोई क्रॉस क्वेश्चन मत पूछ लेना यार मुझसे, अच्छा अगर वाकई में 3 पार्ट पेट्रोल करेंगे गाड़ी लहरेगी नहीं लहरेगी? मुझे मालूम से तुम पूछोगी, मुझे मालूम, इसलिए मैंने कहा मत पूछ लेना, उससे हमारा कोई लेना देना। हमारे कोर्स में ये क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब बी प्रिसाइज कि हमने ये क्यों पढ़ा है, हमारे कोर्स में क्वेश्चन है इसलिए पढ़ा है। अब अगर कोई कहेगी अगर उल्टा हो जाए, तो भैया जब क्वेश्चन बनेगा बुक्स में आएगा तो पढ़ाया भी जाएगा, अभी मुझे पता ही नहीं है तो क्यों पढ़ाऊं। ठीक है, मिटा दूं? डन। चलिए अब आ जाते हैं काम की बात पे बच्चों। नेक्स्ट इज, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश पढ़ ही रहे हैं तो एक आध और लिख लेते हैं। बताइए फिनॉल और अल्कोहल में कैसे अंतर करेंगे? एक बीकर में फिनॉल रखा है, एक बीकर में अल्कोहल रखा है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे फिनॉल और अल्कोहल को? बताइए। देखिए अल्कोहल्स के लिए आपने पढ़ रखा है ल्यूकास टेस्ट होता है, फिनॉल में इतनी जल्दी OH तो हटेगा नहीं, तो ल्यूकास टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं। फिनॉल में जैसे ही आप FeCl3 डालते हैं, न्यूट्रल FeCl3, तो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है उसके ऑक्सीडेशन की वजह से। तो फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर, पिंकिश कलर, वॉयलेट कलर में चेंज होता है, जबकि अल्कोहल चेंज नहीं। बोलो क्लियर है? तो अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है? बेसिकली दिस ग्रुप इज नोन एज फिनॉल, बेंजीन की रिंग यहां OH लगा है, ये फिनॉल। और अगर बेंजीन की रिंग और यहां OH लगा है तो ये अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है।
अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH लगा तो ही फिनॉल है, डायरेक्ट नहीं लगा अगले कार्बन पे लगा है तो वो अल्कोहल रहेगा, दैट इज नॉट फिनॉल। ये फिनॉल की कैटेगरी है, ठीक है। तो फिनॉल की पहचान क्या है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ एक कलर देते हैं, कहीं पिंकिश वॉयलेट ऐसे कलर देंगे, दे डू नॉट गिव एनी कलर। और अल्कोहल के टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, ल्यूकास टेस्ट होता है। लिख लिया? ओके, पॉइंट बोल देता हूं मैं। फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलर, ठीक है, कलर वेरिएबल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, while alcohols do not, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल। हेडिंग करके लिख लीजिए एक बारी फिनॉल। मुझे मालूम है आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। बताइए बेटा, फिनॉल बनाने के जो तरीके थे, अगर आपने याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं याद किए तो जस्ट आप 2 पन्ने पीछे पलट के देख लीजिए, आपको दिख जाएंगे। सिर्फ 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कोशिश करो बुलेट्स बनाने की, पॉइंट्स बनाने की, कि डायरेक्ट याद रखें कि 4 या 5 कौन से हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्री कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड। कमर्शियल 2 मेथड हैं, एक है डॉज प्रोसेस। ये डॉज प्रोसेस क्या है आपको याद है? अगर आप क्लोरोबेंजीन ले लें और क्लोरोबेंजीन में ड्रास्टिक कंडीशन में QH लें, एक्वस NaOH या QH, ड्रास्टिक कंडीशन मतलब नियरली 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, तब कहीं जाके ये ONa या OK बनेगा, क्योंकि यहाँ K लिया हमने, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉल बनेगा। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस। डन। कोई बच्चा बताएगा इस हाइड्रोलिसिस की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आप लोगों ना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में 1-2 दिन लगा के सिर्फ इंडक्टिव और मीजोमेरिक पढ़ लो, सिर्फ इंडक्टिव मीजोमेरिक, बार बार वही चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो इस क्लोरीन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप अगर हो, -I या -MO, तो रेट बढ़ जाता है। इवन रूम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाती है जब तीनों जगह NO2 लगे होते हैं। तो वो कॉपी में लिखा होगा, मैं आपको एक आध दिन एक्स्ट्रा इसी चीज को पढ़ा दूंगा, इंडक्टिव मीजोमेरिक। बार बार ये लग रहा है क्योंकि ये मेथड एक था, और आप पहले का देख लीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुष कि नाइट्रेशन इसका करके तीनों जगह नाइट्रो ग्रुप ले आए, फिर हाइड्रोलिसिस कर दें तो तुरंत Cl हट जाता है। एक है डॉज प्रोसेस, सेकंड है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। याद आया? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन क्या है? ये कंपाउंड जो कि बहुत पूछा जाता है, जिसे हम क्यूमीन कहते हैं। ये क्यू वर्ड बोलना, क नहीं क्यू, ठीक है, क्यूमीन, ठीक है, क नहीं है, क्यू है, क्यूमीन, ठीक है, क में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर में ओपन करते हैं, ठीक है, और ये क्यूमीन एरियल ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाती है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, इट इज नोन एज पेरोक्साइड, which on heating decomposes into acetone and phenol, और ये चेंज हो जाता है फिनॉल एंड एसीटोन में। तो ये सेकंड मेथड था जो कि इंडस्ट्रियल है, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन। ये आपके पास लिखे हुए हैं, जस्ट वहां से दोबारा देख लीजिए, बट कोशिश ये करिए कि थोड़ा इंटेंसिटी देखने की, याद करने की बढ़ाइए। अगर आपको याद नहीं आ रहे, थोड़ा ठीक से याद कीजिए कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस था क्लोरोबेंजीन से, डॉज प्रोसेस जिसमें हमें बहुत ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है, एक क्यूमीन से है, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन, फिर हीटिंग से। 2 मेथड क्लियर है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद आ जाए, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, वो यूजुअली उसे शुरुआत करेंगे एनेलीन से। वेरी गुड, एनेलीन का डाइजोटाइजेशन करिए। ये रिएक्शन एरोमेटिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। ये वाली रिएक्शन एरोमेटिक की बैकबोन है, बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। NaNO2 एंड HCl जो मिलके HNO2 बनाते हैं। यहां 0 to 5 डिग्री पे एक कंपाउंड बनता है जो कहलाता है डाइजोनियम सॉल्ट। और बच्चों, ये जो डाइजोटाइजेशन है, इसे सिर्फ वाटर से वार्म कर दें, मतलब बहुत ज्यादा हीट या बॉयल करने की भी जरूरत नहीं,
खाली वार्म कर दे तो फिनॉल बनेगी, या कोई बच्चा यहीं पे टेम्परेचर हटा दे तो भी फिनॉल आंसर लिखना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पे फिनॉल है, सॉरी डाइजोनियम है, ये टेम्परेचर हटा दिया तो रूम टेम्परेचर हो गया। जब आप टेम्परेचर ये मेंशन नहीं कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर हो गया, और रूम टेम्परेचर में ये चेंज होके फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये एक थर्ड मेथड हो गया। बोलो फिनॉल बनाने के पहले 3 मेथड क्लियर हैं? कौन कौन से 3 मेथड आए? वेरी गुड। अब अगला मेथड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग बता दो, बेटा ये हटा दो। अगला मेथड मुझे एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप बता दें। ये वाला कंपाउंड मैंने कुछ दिनों पहले लिखा था, क्या नाम था इसका? वेरी गुड, इसका नाम था सैलिसिलिक एसिड। गुड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ये मैंने पिछली बार लिखाया नहीं है। अब देखता हूं कौन बच्चा मुझे कॉमन सेंस लगा के बताएगा इससे फिनॉल कैसे बनेगा। इससे फिनॉल बेटा कैसे बनेगा? और आप पढ़ चुके होगे भले 11th में। बताओगे बेटा ऑनलाइन वाले में भी कोई सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल? दैट इज द रियल टेस्ट, इसे कहते हैं रियल टाइम टेस्ट। अब एक नया कुछ मुझे याद आया, मैंने क्वेश्चन पूछा, अब ऑनलाइन बताए कोई। हाँ, ये ऑनलाइन वाले तेज हैं, तुरंत देख लेते हैं इंटरनेट की सहायता लेके। सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल ऑफलाइन नहीं याद आया? बोलना बेटा। बेटा वो जो आपने पढ़ा था वो तो था एस्टर बनाने के लिए मिथाइल सैलिसिलेट, आयोडेक्स वाली स्मेल आएगी, ठीक है। अब एक आध जब बच्चा यहाँ पढ़ नहीं रहा, जब उसके माँ बाप उसे कूटेंगे या हम कूटेंगे तो वो लगाएगा ये आयोडेक्स, फिर वो कहेगा हाँ मिथाइल सैलिसिलेट है इसमें, है नहीं? वो अभी की क्या जरूरत है? हाँ बताओ भैया। बेटा अभी भी नहीं याद आया? वेरी बैड। किसी बॉयज में हद हो गई यार, इतना इजी नहीं याद आया तुम्हें, इससे ये बनाना है भैया। भैया जे ना बन रहा तुमसे, जे ना बन रहा, अब याद आया? हट बेटा, अब भी नहीं याद आया? क्या निकालना है? CO2, CO2 निकालना है, H तो लगा ही जाएगा उसके। कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, निकालने के लिए वर्ड क्या होता है? डी। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अब बताओ, डी कार्बोक्सिलेशन याद आया? अब भी ना याद आया? 11th में आपने पढ़ा था कि एसिड की NaOH एंड CaO से रिएक्शन करें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वो सोडा लाइम से जब रिएक्ट करते हैं तो Na2CO3 निकल जाता है। ये Na2CO3 निकल जाता है और यहां जो बचना था वो बच गया, तो ये वाली रिएक्शन थी डी कार्बोक्सिलेशन। तो सैलिसिलिक एसिड का अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, और डी कार्बोक्सिलेशन किससे होता है? सोडा लाइम से, ठीक है। अब तुमने उल्टा पढ़ा था या पढ़ते समय उल्टा कर दिया तो मैं क्या करूं? हमने कहा सैलिसिलिक एसिड सोडा लाइम से रिएक्ट करना है। ये बैठे हुए ऑर्डर कर बैठे लाइम सोडा ले आओ, तो सोडा लाइम और लाइम सोडा में अंतर है ना? और तुम्हारा दिमाग क्योंकि लाइम सोडा में ज्यादा चल रहा है तो सोडा लाइम की रिएक्शन ही नहीं याद आ रही। मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो कितनी हिंट दी जा रही है। ये कंपाउंड बना के दिखा दिया, ये दिखा दिया, बता दिया CO2 निकलना है, निकलने को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। एक आध हीरो फिर भी कह रहे हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी हाइड्रोजिनेशन, मतलब समझ में नहीं आ रहा ना क्या शब्द बोलने। कार्बन निकलना तो कम से कम डी कार्ब तो बोल देते, डी कार्बोक्सिलेशन लिखे भैया, डी कार्बोक्सिलेशन अगला मेथड। डन। और बेटा इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक में जितना आप रिपीट करोगे, जब जब आप रिपीट करोगे, आप अपने आप पाओगे एक आध रिएक्शन, एक आध अल्टरनेटिव मेथड, एक आध इजी तरीका आपका ब्रेन खुद कैच कर लेगा, अरे यार इसको भी यूज कर सकते हैं। और ये रिएक्शन में पिछली बार नहीं लिखी थी, ठीक है। अब क्लियर है फिनॉल बनाने का ये मेथड। एक और लिखा होगा दैट इज सल्फोनिक एसिड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH से रिएक्शन करें, वो ऑलमोस्ट डी कार्बोक्सिलेशन जैसा ही होता है, फिनॉल बन जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से SO3H हट जाता है। तो ये हो गए फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मैंने ये वाला मिटाया ही नहीं, सैलिसिलिक एसिड वाला नहीं मिटाया। डन। आज वैसे हमें मेनली पढ़नी थी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। ऑब्वियसली पहले प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर।
किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। मिटाओ। उफ, हाँ भैया, शुरू करें केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। बेटा पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, बट रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। एसिडिक कैरेक्टर। अब देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर कितने बच्चों को याद आता है। ये फिनॉल, ये लूज करेगा फिनॉक्साइड आयन, एच आयन, ये रिएक्शन पढ़ना चाह रहे हैं एसिडिक। पहला क्वेश्चन, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल और लेस? वेरी गुड, व्हाई? हाँ हाँ सही बोलो, वर्ड तो बोलो। ड्यू टू रेजोनेंस। साफ लिखा हुआ है, फिनॉल का जो आयन आ रहा है उसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से ये आयन स्टेबल है। और जिन बच्चों को याद नहीं है फिर से सुन लो, अगर कभी इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, अगर ये चीज स्टेबल है इसके मुकाबले ज्यादा, तो ये तुरंत बनना चाहेगा, और जब ये इधर आ ही जाएगा तो ऑब्वियसली एच भी आएगा ही आएगा। तो यहां आप कहेंगे अल्कोहल लेस एसिडिक क्यों है? क्योंकि अल्कोहल में भी एक आयन बन रहा है which is known as alkoxide ion, it is known as phenoxide ion, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है और एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं है। तो इसका इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसका कंपाउंड रिएक्टिव है। तो फिनॉल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल एज द इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड आयन हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन व्हाइल एल्कोक्साइड आयन डू नॉट हैव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। लिख लिया है? हाँ, ये पॉइंट पहले भी लिखा है 101%। अगर आप पिछले नोट्स देख रहे हो साथ साथ में, तो गारंटेड मैंने पिछली बार भी लिखाया है कि अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं। डन। एक एक्सेप्शन है वैसे इसका, लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे। एक एक्सेप्शन है, अल्कोहल का एक है मिथाइल अल्कोहल, वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अभी कंफ्यूज नहीं कराना मुझे। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि एक एक्सेप्शन है, और वो कब बताऊंगा? जब हम फॉर्मिक एसिड का करेंगे कि फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, वहीं बताएंगे कि अल्कोहल में भी यहां ऐसा होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पे। बताओ बच्चों, वैसे तो ये कल ही परसों आपने किया है, ये लिखा है फिनॉल, याद आया? ये लिखा है फिर फिनॉल, ये हमने कल परसों क्वेश्चन किए थे। ये लिखा है फिर फिनॉल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमने कल परसों किए थे। 1 2 3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, अंतर भी आपने देख ही लिया, अंदर बॉन्ड्स का एंड सो ऑन। ठीक है, बताइए। हाँ बेटा, लास्ट रो हमने ऑर्डर लिखा 3 1 2 1 2 3, विच इज मोर एसिडिक लेस? लास्ट नहीं, डीपीएस नहीं, बोलो बेटा आप। सेकेंड लास्ट बोलिए। अमन नहीं, आर्यन, आर्यन पांडे। हाँ भैया, इधर तो बोलो बेटा, ये लोग तो बताएंगे। ऑर्डर बताओ। 1 2 3 3 2 1 2 1 3 क्या? अरे भैया रुक तो जाओ, अरे एक एक नहीं समझ में आया। बोले इतनों को नहीं आया तो हमें नहीं आया, कौन सी दिक्कत? 1 2 नहीं, 1 2 3 तीनों ही सेम है, एक ही चीज बनाई है। अभी अभी कुछ अंतर ही नहीं बनाया, अंतर अब हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कहने के लिए कि अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे लगा है NO2, मैं मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये NO2, ये NO2, ये कहलाते हैं नाइट्रोफिनॉल्स। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाया, और ऑर्डिनरी फिनॉल क्वेश्चन में करा चुका हूं उस दिन, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट कर रहा हूं। हाँ भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताइए, ऑर्डर क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड गुड। यहां पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फिनॉल। ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो 3 1 2 4 ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बताओ बेटा क्यों? गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब आप लोगों ने पिछला पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको याद है कि यहां पे और यहां पे -m है,
और साथ साथ माइनस आई भी है, जबकि यहां पे खाली माइनस आई। तो थियोरेटिकली तो यहां होना चाहिए एसिडिक ज्यादा, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो कम हो जाता है। होना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोस्ट एसिडिक, लेकिन होता नहीं है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोस्ट एसिडिक। होता कौन है मोस्ट एसिडिक? पैरा। पैरा के बाद ऑर्थो, क्योंकि ये दोनों मीजोमेरिक डिपेंडेंट है, फिर मेटा है, फिर फिनॉल। बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, कर लिया है, लिख लिया है। तो इसमें एक एक्सेप्शन था और मैंने आपकी कॉपी में लिखाया है, पीछे पढ़ के देखिएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस वॉलेटाइल, स्टीम volatile, sorry, it is more volatile, so having less boiling point, more volatile, and it is volatile in steam, therefore separated by steam distillation. आप देखिएगा ये वाले वर्ड्स लिखिए। डन। तो एसिडिक कैरेक्टर को आप वहां से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? आप रिवाइज करेंगे। कल हम इसकी रिएक्शन, बेटा बहुत हल्का सा चैप्टर थोड़ा बचा है, ईथर और ये, और कुछ स्कूलों में अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद पी ब्लॉक आ रहा है और 20th से पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये कल मैक्सिमम परसों तक 1 या 2 दिन ये और लेंगे, दैट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म कर लेंगे, मुझे मालूम है विद इन 2 days हम खत्म कर लेंगे और फिर हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, 2 दिन और देते हैं जितना भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी एल्डिहाइड कीटोन आपके यहाँ कहीं नहीं आ रहा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत इजी है। पहले हम ठीक